साथियों, आज हम लोग बामसेफ का बयालीसवां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं और उसका उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है। जैसा हमने घोषित किया था, बामसेफ का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग लेंगे। उस घोषणा के अंतर्गत आज का ये संयुक्त वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि 42वां राष्ट्रीय संयुक्त बामसेफ का अधिवेशन उड़ीसा की राजधानी में हम लोग कटक शहर में कर रहे थे, जो पुरानी उड़ीसा की राजधानी थी। वहाँ आरएसएस की सरकार होने की वजह से उन्होंने हमें ग्राउंड बुक करने दिया, सारी की सारी तैयारी करने दी और केवल 1-2 दिन के पहले उन्होंने हमारे अधिवेशन का ग्राउंड और सारा पुलिस परमिशन वगैरह रद्द कर दिया। वो ऐसा सोचते थे कि इससे हमें नुकसान होगा। एक तरीके से नुकसान हुआ भी कि जो तैयारी हम लोगों ने की थी वो सारी तैयारी वही की वही धरी की धरी रह गई और तैयारी से संबंधित नुकसान हमारा हुआ। करोड़ों रुपए का खर्चा भी हमारा जो किया गया था वो भी हुआ। मगर दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे हमें फायदा भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। फायदा ये हुआ कि हम लोग कभी आरएसएस के विरोध में मैदान में लड़ने का काम नहीं करते रहे हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के विरोध में चलती रही। आरएसएस को टारगेट करके हमने कभी कोई कार्यक्रम नहीं चलाया था, क्योंकि हमारी ये मान्यता थी ब्राह्मणवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली देश में हजारों संस्थाएं ब्राह्मणों के द्वारा चल रही है। उसमें आरएसएस ज़्यादा संगठित रूप से काम कर रही है, मगर अकेली आरएसएस एकमात्र संगठन नहीं है।
तो हम लोग आरएसएस के विरोध में लड़ने का काम नहीं करते रहे हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में हमारी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। मगर जैसे ही आरएसएस की ओडिशा की सरकार वहाँ उन्होंने हमारा ग्राउंड रद्द किया, परमिशन रद्द कर दिया, वो तो वहाँ भाजपा की सरकार है। मैं भाजपा की सरकार को भाजपा की सरकार नहीं मानता, क्योंकि आरएसएस जब राजनीति करने का काम आता है तो वो भाजपा के नाम से करती है। सरकार बनाने और चलाने का काम आता है तो भाजपा के नाम से करती है, मगर सब कुछ आरएसएस ही करती है। तो इसलिए मैं इसे आरएसएस के द्वारा लिया हुआ निर्णय मानकर चलता हूं। आखिर उन लोगों ने हमें परमिशन ग्राउंड की या इसकी नहीं देनी चाहिए थी। कई बार हमने आरएसएस की जो बहुत सारी सरकारें हैं, जिसे मध्य प्रदेश में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन लिया था, बीजेपी की सरकार थी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान का आर्टिकल 19 वो जिसकी सरकार होती है उसका अधिकार नहीं होता है, वो मौलिक अधिकार है। सरकार चाहे किसी की भी हो, मौलिक अधिकार किसी के दया पर, किसी के मर्जी पर अवलंबित नहीं होता है, और इसीलिए वो संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, वो फंडामेंटल राइट होता है। जैसे राइट टू लीव फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू लीव जो लोग बीजेपी के आरएसएस के विरोधी हैं, उनकी सरकार आने के बाद बीजेपी को उसकी जान लेने का अधिकार तो है नहीं। तो ये फंडामेंटल राइट है। बीजेपी को संवैधानिक अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं उसका विरोध करने का, उनको जो पसंद आता है करने का, वो अधिकार है। मगर देश में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का विरोध करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। इसी मौलिक अधिकार का फायदा लेकर आरएसएस 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद तो 75 साल आज़ादी के अंदर संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ही आरएसएस को बढ़ने का, आगे डेवलप होने का मौका मिला है, और उसी का फायदा लेकर आरएसएस, भाजपा, सारा संगठन बढ़ा। तो वो कोई दूसरे संगठनों के लोगों को इस अधिकार का उपयोग या उपभोग करने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करते हैं तो मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है। किसी की मर्जी पर ये अधिकार नहीं, किसी के दया पर ये अधिकार नहीं होते हैं। इसी का फायदा आरएसएस ने, भाजपा ने उठाया। तो उसका फायदा उठाकर जब वो केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए आए और बनाई, तो दूसरों को थोड़ी रोका जा सकता है। और अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की भी तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और न्यायालयीन प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसी के तहत हम लोग उड़ीसा के हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, और मुझे वहाँ से ऐसी जानकारी मिली, वहाँ के जो कोर्ट में जो हमारे वकील है, कि आप लोग अगर करना चाहो तो शॉर्ट नोटिस पर करना चाहो तो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा।
तो हमने कहा नहीं, अभी हम लोगों को दिसंबर में करना था, तो उसी तरह से दिसंबर में करने का हम लोगों को मौका मिले, क्योंकि हमारी एक कार्य करने का तरीका है, हमको कम से कम 3 महीने का समय सारे देश भर में तैयारी करने का समय लगता है। करेंगे जरूर हम लोग, क्योंकि हम लोग इस बात को प्रूव करना चाहेंगे कि संविधान सर्वोपरि है और सबके ऊपर है। जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं तब भी संविधान बरकरार रहता है। इमरजेंसी में मौलिक अधिकार विथेल्ड किए जाते हैं, मगर फिर भी संविधान बजाय रहता है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लागू होती है। अगर मान लो कि संविधान को सेट असाइड किया जाता है तो फिर इमरजेंसी कैसे लागू होगी? इमरजेंसी भी संविधान के अनुसार ही लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो संविधान सर्वोपरि है, और कोई कितना भी नादान और नासमझ व्यक्ति रहेगा, वो इतना बड़ा संगठन चलाने वाला व्यक्ति, उसको इतनी समझदारी तो होती ही है कि जिसका फायदा लेकर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, उसको धक्का मार के खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे वो भी संकट में फंस सकते हैं। जन विद्रोह हो सकता है, तो जन विद्रोह के सामने फिर सरकार चल नहीं सकती। अगर चलती जन विद्रोह के सामने, तो फिर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करने की जरूरत नहीं होती। जयप्रकाश नारायण ने जब इसके विरोध में जन विद्रोह करने की कोशिश की तो इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो संवैधानिक जो अधिकार है, उन अधिकारों में सबसे ज्यादा मूल्यवान अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो हमारे तमाम देश भर में जो कार्यरत लोग हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा हिंदी अंग्रेजी की भारत के संविधान की कॉपी पब्लिश की गई है। मतलब एक पेज पे अंग्रेजी होता है, दूसरे पेज में हिंदी उसी का सेम ट्रांसलेशन होता है। तो आप लोगों को अगर मान लो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी अगर समझ में नहीं आती तो उसको आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। और संविधान की कॉपियां अपनी अपनी मातृभाषा में भी अवेलेबल है, मातृभाषा में भी अवेलेबल है। मराठी में जैसे मराठी, अंग्रेजी ऐसे भी अवेलेबल है। तो ये जानकारी सारे देश भर के लोगों को है, होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की कॉपियां प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने पास रखना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं खुद इसका अध्ययन करके उसके बारे में सारे देश भर में जागरण करने का काम मैंने खुद ही किया है। संविधान को चर्चा का विषय लाने का काम हमने खुद ही किया है। कोई चर्चा नहीं करते थे, उनके बहुत सारी बातों के जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भावनावश होकर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है ऐसा लोग कहते थे। अगर किसी को भावनावश होने वाले लोगों को पूछा जी उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो भारत के संविधान की कॉपी पब्लिश की गई है। मतलब एक पेज पे अंग्रेजी होता है, दूसरे पेज में हिंदी उसी का सेम ट्रांसलेशन होता है। तो आप लोगों को अगर मान लो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी अगर समझ में नहीं आती तो उसको आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। और संविधान की कॉपियां अपनी अपनी मातृभाषा में भी अवेलेबल है, मातृभाषा में भी अवेलेबल है। मराठी में जैसे मराठी, अंग्रेजी ऐसे भी अवेलेबल है। तो ये जानकारी सारे देश भर के लोगों को है, होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की कॉपियां प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने पास रखना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं खुद
इसका अध्ययन करके उसके बारे में सारे देश भर में जागरण करने का काम मैंने खुद ही किया है। संविधान को चर्चा का विषय लाने का काम हमने खुद ही किया है। कोई चर्चा नहीं करते थे। उनके बहुत सारी बातों के जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भावनावश होकर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है ऐसा लोग कहते थे। अगर किसी को भावनावश होने वाले लोगों को पूछा जी उसमें क्या लिखा हुआ है तो वो उनको मालूम नहीं होता था। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैंने ही सारे देश भर में चर्चा करके समझाया, बहुत सारी बातें समझाया। और संविधान के बारे में जो आज थोड़ी बहुत जागरण देश में दिखाई देता है वो हमारे मामसेब के द्वारा ही ये जागरण दिखाई देता है। तो उसी के अधिकार के तहत हम ओडिशा में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे थे। वो आरएसएस और भाजपा के लोगों ने रोका तो हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को ही घेरने के लिए वहाँ 4 चरणों का कार्यक्रम, तो सारे देश भर में हम लोगों ने इसके खिलाफ सारे देश भर में लोगों को जागृत किया। और नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ हम लोग लेके गए। तो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है वो ये यहाँ हमारे वासनिक जी है, तो वो बार बार इनको पूछता था कि वहाँ जाकर क्या करोगे। उनको ऐसा डर लगता था कि आप लोग वहाँ जाकर क्या करोगे। उनको ऐसा लगता था कि दलित पैंथर की तरह वहाँ जाएंगे और दलित पैंथर की तरह उनको जो करना है करेंगे। तो इस तरह की तो हमारी कार्यप्रणाली तो है नहीं भैया। हमारा कहना इतना ही था कि हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट मार्च लेकर जाएंगे और उनके सामने खड़े होकर अपना कार्यक्रम करेंगे, समाप्त करेंगे, इतनी ही बात है। क्योंकि कानून और संविधान के विरोध में जाकर हिंसा करने का या उपद्रव करने का तो हमारा कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। संविधान के विरोध में जाने का तो जिन्होंने कैंसिल किया उन्होंने काम किया। ये भी इन्होंने उनको कहा भाई हमने तो नहीं किया, उन्होंने किया। तो उन्होंने हमको उसकी परमिशन नहीं दी। तो बाद में उन्होंने वो संविधान चौक तक परमिशन दी। है उनका आरएसएस का चड्डी पहना हुआ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है फडणवीस, तो उनकी सरकार है। तो पुलिस वालों के तरफ से जो बातें हो रही थी वासनिक के साथ में, तो उससे ऐसा लग रहा था कि वो आरएसएस के लोग बहुत डरे हुए हैं। आरएसएस के लोग बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो हमने मोर्चा वहां लेने के पहले ही वो डरे हुए थे। तो मैंने वासनिक को और अपने लोगों को वासनिक के घर में कहा, अरे मोर्चा उधर लेने के पहले ही वो डरे हुए हैं, तो हमारा मकसद पूरा हो गया। अब भविष्य में हमारे झंझट में वो नहीं पड़ेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये दूसरे लोगों की तरह चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इतने सारे लोगों को वो जेल में भी नहीं डाल सकते। वो लोग जेल में डालने के हमको क्या एतराज है। हम कोई चोरी चकारी की है और चोरी करके जेल में जा रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। आजादी के आंदोलन में गांधी जी भी जेल में जाते रहे हैं और अंग्रेज लोग उनको जेल में लेके जाते थे। तो ऐसा करते करते ही गांधी जी महान हो गए।
मैं जब कभी कभी गांधी जी के पुतले के पास जाकर खड़ा होकर जब देखता हूँ, अरे ये आदमी सिंगल हड्डी का आदमी, जब उसकी टांगे देखता हूँ तो वो सिंगल हड्डी का आदमी गांधी, अरे ये आदमी को अंग्रेज कैसे डरते थे भाई, ये तो सिंगल हड्डी का आदमी। क्योंकि आप भी जाके देखो कभी कभी गांधी जी के पुतले के पास जाकर के नजदीक से देखो, अरे तो सिंगल हड्डी का आदमी है। जब उसके टांगों के तरफ देखोगे तो आप अरे तो सिंगल हड्डी का आदमी, तो सिंगल हड्डी के आदमी से अंग्रेज लोग साले जी दुनिया पर राज करने वाले लोग कैसे डरते थे। तो वो इसलिए डरते थे क्योंकि ये जो रूल ऑफ लॉ नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेजों ने दुनिया को दिया है। तो गांधी जी क्या करते थे कि अगर तुम मुझे ये अधिकार नहीं देते हो तो फिर मैं अपने आप को मार लेता हूं, खत्म कर लेता हूं। तो वो आमरण अनशन कर देता था, मैं तुमको मार दूंगा, तुमको गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा ऐसा गांधी नहीं बोलते थे, नहीं, अपने को आमरण अनशन करके अपने को खत्म कर दूंगा। तो अंग्रेजों को लगता था कि ऐसा करने वाला जो आदमी है या कहने करने की बात कहने वाला जो आदमी है वो पागल तो है नहीं, वो तो बैरिस्टर आदमी, तो हमने ही पढ़ाई लिखाई बैरिस्टर तक उसकी कराई, तो पागल तो आदमी है नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मरना नहीं चाहता है, मरने के नाम पर सारी जनता को हमारे विरोध में भड़काना चाहता है। ऐसा करते करते ही गांधी ने आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया और 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, जब उसको लगा कि अब सारे देश के लोग उठकर खड़े हो गए हैं, तो फिर 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत लंबा समय संगठन बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। आप देखते होंगे कि बहुत लंबा समय संगठन बनाने के लिए लगाया। 769 जिले हैं सारे देश भर में, 36 राज्य है, तो अभी हमारा 32 राज्यों में संगठन है और 625 जिलों में है। जो 4 राज्य बाकी है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो आंदोलन करते करते वो आवाज वहां तक भी पहुंच गई होगी, क्योंकि अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, और हमारे अमेरिका से हमारे एक साथी आए हैं, कहाँ से, कनाडा से है, कनाडा से है। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ आपका वीडियो हम लोग देखते रहते हैं। तो ऐसे मतलब सारे देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। तो जो इंडिया के बारे में अमेरिका के किसी अखबार में कोई खबर नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है, मगर जो सोशल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया है, उसके द्वारा अमेरिका में बैठे हुए लोगों को जानकारी मिलती है कि भारत में क्या चल रहा है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो एक मीडिया है और वो किसी उद्योगपति के नियंत्रण में नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो उद्योगपति के नियंत्रण में चलने वाली व्यवस्था है, मगर सोशल मीडिया ये लोगों के नियंत्रण में है। लोगों को जो लगता है वो बोलते हैं या लिखते हैं, उसमें बोलने का एक ऑप्शन है, वीडियो का एक ऑप्शन है, लिखने का एक ऑप्शन है, और तमाम ऑप्शन अवेलेबल है, उसके द्वारा सारे दुनिया में मैसेज जाता है। तो इसी वजह से सारे दुनिया में हमारा कार्यक्रम सारे दुनिया के लोग सुन रहे, देख रहे हैं। जब सारे दुनिया में जा रहा है तो भारत के सारे देश भर में भी पहुंच रहा है। कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी कोई खबर या कोई हमारी बात, इतना बड़ा नागपुर में यह हुआ, नागपुर के भी किसी पेपर में मेरे ख्याल से अगर आई होगी तो शायद वो जो लोकमत ने, वो भी सिटी एडिशन, ये लोग हमारे लोगों को समझ में नहीं आती, वो मेरे पास आ गया। हाँ, वो मेरे पास आ गया, एक आदमी आ गया वसनीक के घर में कि अरे खबर छप के आई। अरे मैंने कहा तुमको समझ में आता है नहीं है, ऊपर पढ़ ले,
ऊपर लिखा सिटी एडिशन। अरे ये नागपुर के ही लोगों को, जिनको पहले से ही मालूम है कि हमारा ये मोर्चा निकला है, जिनको पहले से ही मालूम है, उसको उन्होंने खबर दिया। वो अखबार जाता है अकोला तक, उसका एडिशन जाता है अकोला तक, वो वहां खबर नहीं है। या लोकमत एडिशन सारे महाराष्ट्र में निकलता है, दिल्ली में भी एक निकलता है। वो चाहते हैं तो सारे देश के एडिशन में खबर छापते हैं। तो इसलिए वो केवल नागपुर के सिटी एडिशन में, तो हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल आंदोलन, विशाल नेटवर्क खड़ा किया, वो इन लोगों के भरोसे पर नहीं किया कि ये हमारी खबर छापेंगे, हमारे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा देंगे, उनके भरोसे पर नहीं है। हमने हमारे प्रचारक तैयार किए हैं, फुल टाइमर तैयार किए हैं, और उनके बदौलत ये आज 32 राज्यों में 36 में से 625 जिलों में पहुंचा है। तो 625 जिलों के लोग, कहीं एक आया, कहीं दो आया। तो अभी हम लोग बहुत, क्योंकि उस दौरान मुझे लोगों ने बताया कि जिस ग्राउंड से हम लोग संविधान चौक तक आए, तो संविधान चौक में पहले ही एक मोर्चा आकर, हमारे पहले ही एक मोर्चा आकर जो है बैठ गया था, हमारा ही। तो हम जब वहां पहुंचे तो वो ग्राउंड में लोग थे, 3.5 किलोमीटर वो लंबाई थी। लोग कितने थे? तो जब हम वहां पहुंचे तो ग्राउंड में लोग थे और ग्राउंड से निकल रहे थे लोग, इतना ज्यादा लंबा, इतने ज्यादा लोग थे। और आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, नागपुर के पुलिस वालों ने, नागपुर के लोग अपने अपने इलाके से जब ये मोर्चा निकलेगा, जाएगा, तो वो नागपुर के लोग उसमें सहभागी ना हो, हर जगह उन्होंने बैरिकेडिंग किया था, ताकि नागपुर के लोग उसके अंदर अलग अलग एरिया के लोग सहभागी ना हो, ये खबरदारी लिया था। तो ये तो खैर सारे वो लोग करते रहते हैं। तो हम लोगों ने इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भी, साधनों का अभाव होने के बावजूद भी, हमने इतना बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा किया। और आज सवेरे भी लोग मुझे टेलीफोन कर रहे थे कि वो हम देख रहे हैं, वो तो अभी भी दिख रहा है। मैंने कहा अभी भी दिख रहा है? हाँ, अभी भी दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो वो ऐसे पड़ा रहता है, और जब चाहे तब तुम खोल करके देख सकते हो, उससे कोई हटाता तो है नहीं है। तो इस तरह से एक बड़ा व्यापक आंदोलन हमने खड़ा किया, क्योंकि अब हमारी रणनीति वामसिप को खड़ा करने के लिए और बेसिक ढांचा सारे देश भर में खड़ा करने के लिए बहुत लंबा समय हमने लगाया। अभी वामसिप का काम हमको करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा थ्रस्ट एरिया आंदोलन खड़ा करने का, और आंदोलन को जन आंदोलन के दिशा में लेके जाने का, और जन आंदोलन को विशाल जन आंदोलन की दिशा में लेके जाने का, ये काम 2030 तक होना चाहिए। और इसके लिए 6 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर अगर हम अपना संगठन फैलाते हैं, तो बूथ लेवल का संगठन 15 लाख जगह होगा। और सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट की 3 शाखाएं तैयार हो जाएगी, 3 कमेटियां बनेगी। शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, 2 शाखाएं शेड्यूल ट्राइब होगी, 5 हो गया। नॉमिडिक ट्राइब 6 हो गया, एमबीसी 7 हो गया, ओबीसी 8 हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई 11 हो गया,
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, ऐसे 3, 11 और 3 14। तो 14 सामाजिक समूह और जो हमारे भौगोलिक नेटवर्किंग है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूह सारे देश भर के लोगों को अगर गिनते हैं तो ये 2 करोड़ के लगभग होते हैं। अगर मिनिमम 3 लोगों का एक समूह मानते हैं तो 6 करोड़ लोग सक्रिय रूप से हमारे इसमें सहभागी हो सकते हैं। अगर 7 लोगों की कमेटी बनाते हैं तो 14 करोड़ होते हैं। 11 लोगों की कमेटी बनाते हैं तो ये 22 करोड़ के लगभग लोगों का सहभाग होता है। तो साथियों, इतने लोग, गांधी ने 9 अगस्त 1942 को 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था। अगर हम 22 और 25 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतारते हैं, SC, ST, OBC, कुणबी, मराठा और ये सारे, अब तो जो क्षत्रिय लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम भी मूल्यवासी है। तो हमने उनको कहा कि जो क्षत्रिय है वो तो नागवंशी लोगों से ही बने हुए लोग हैं। ब्राह्मणों ने खामखा अपनी 3.5% की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए आपको विदेशी घोषित किया। तो ब्राह्मणों ने आप लोगों को विदेशी घोषित किया, आप विदेशी नहीं हो, उन्होंने घोषित किया आपको विदेशी लोगों के साथ मिली भगत करके। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अशोका के समय में भी तो व्यापार और उद्योग करने वाले लोग हुआ करते थे, तो वो कहां से, विदेश से थोड़ी आए थे। आज जो दिखाई देते हैं हमारे व्यापार उद्योग करने वाले लोग, तो अशोका के समय में भी थे। तो वो कहां से आए थे? तो नाग लोग ही थे। स्वयं अशोका जो है वो भी नाग समूह से आए हुए थे। और इसके आज भी पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, सारे देश भर में मिलते हैं नाग लोगों से संबंधित। राजवाड़ी तो ब्राह्मण था, वो तो कहते कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, ऐसा राजवाड़ी ने लिख के रखा है। राजवाड़ी तो कट्टर ब्राह्मण आदमी था। वो अपने ब्राह्मणों को जगाने के लिए कहा, अरे सतर्क प्रभु, ये महाराष्ट्र नाग लोगों के द्वारा स्थापित है और नाग तो हमारे दुश्मन हजारों सालों के। तो इसलिए साथियों, हम लोग, हमारा, उन्होंने लाख कोशिश की हम लोगों को रोकने की। तो हमने योजना के तहत प्लान बनाया कि हम लोग हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल लेवल पर करेंगे। वर्चुअल लेवल पर जितने भौगोलिक रूप से हमारे अधिवेशन में डेलीगेट उपस्थित होते हैं, उससे 10, 20, 25, 50 गुना ज्यादा तो वर्चुअल अधिवेशन में अपने घर में बैठे बैठे टीवी के सामने, हर एक के घर में टीवी है और टीवी के सामने वो जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती के 10, 20, 25 लोगों को अपने घर में लगा दिखा सकता है लोगों को। तो इस तरह से अगर लोगों ने, अपने कार्यकर्ता ने, हर कार्यकर्ता ने अपने घर में टीवी पर देखने का कार्यक्रम बनाया और दिखाने का कार्यक्रम बनाया, तो लाखों लोगों का सहभाग हो जाएगा। ये वर्चुअल अधिवेशन में लाखों लोग डेलीगेट बनकर सहभागी हो जाएंगे। तो ज्यादा लोगों तक हमारा ये वर्चुअल अधिवेशन का कार्यक्रम होगा। वैसे हमारी अभी जो जरूरत है वो जरूरत आंदोलन की है। अभी हमारी प्राथमिकता आंदोलन की है, प्रायोरिटी आंदोलन की है। आंदोलन को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मगर हमारा जो बुनियादी संगठन है, जो बामसेफ है, जो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम ये आंदोलन के लिए प्रोवाइड करने का काम करता है, वो कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के प्रशिक्षण होते रहने चाहिए, कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हमारे लोग उसको करते रहेंगे। मगर आंदोलन को हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये अभी हमको ध्यान रखना है। आंदोलन को क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है।
आम आदमी आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बामसेफ के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मगर आंदोलन में शामिल होने के लिए तो अनपढ़ गवार लोग जो है वो हमारी खबर पढ़ेगा और पढ़कर शामिल होगा जरूरी नहीं है। उसके अगर कान है तो कान को पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, सुनने की जरूरत है। और इसके द्वारा मासेस का आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना है। और ये मासेस का आंदोलन आने वाले समय में 2030 तक 140 करोड़ लोगों तक ये आंदोलन पहुंचाने की हमारी योजना है। और ये योजना 2030 तक, अभी तो 27 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो 26, 27, 28, 29, 30, तो 30 तक हमारा ये देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम लोग मासेस में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं और उन लोगों को ये अपील करना चाहते हैं जो प्रत्येक बामसेफ का कार्यकर्ता है, भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार का, किसान का, मजदूर का कार्यकर्ता है, वो बूथ लेवल का संगठन खड़ा करे। आंदोलन के पीछे हमारा एक बुनियादी मकसद है आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना, और जैसे जैसे आंदोलन करने वाला संगठन मजबूत होगा वैसे वैसे हमारा मासेस का आंदोलन भी मजबूत होता रहेगा। जितना विशाल आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा होगा उतना विशाल जन आंदोलन होगा। ये समझ बूझ करके हमारे लोगों को ये काम करना चाहिए। इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये अधिवेशन वर्चुअल हमारा 5 दिन तक चलेगा और 5 दिन जैसे हमारा वहां अधिवेशन 2 दिन का बामसेफ का और 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का, उसी तरह से हम लोग यहां चलाएंगे। और उसी तरह से लोगों के ऑडियो वीडियो जो लोग यहां उपलब्ध होंगे वो यहां बोलेंगे, जो लोग उपलब्ध नहीं होंगे उनकी एक व्यवस्था लगाई गई है, वीडियो उनके लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।